साथ ही अगर आप भी टीचर हैं और अगर आपको आपका वेतनमान का गणना करना नहीं आ रहा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब से शिक्षा विभाग में शिक्षा गारंटी के तहत शिक्षक का भर्ती हुआ है तब से लेकर के आज तक 2025 तक की स्थिति में शिक्षकों को कौन कौन से वेतन मिल रहे हैं और कितना कितना मिल रहे हैं, इसके बारे में फुल डिटेल आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर बहुत सारे नाम से भर्ती 1994 से होता रहा है और उस समय से बहुत सारे वेतनमान का निर्धारण भी शिक्षकों के लिए किया जाता रहा है। तो आज के इस वीडियो में क्रमोन्नति वेतनमान राज्य में लागू हो जाएगा, उसके बाद में आप अपना वेतन का गणना किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, शिक्षा गारंटी के पद पर नियुक्ति 1995 और 1996 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया गया था, जिसका आदेश 30/7/1994 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार शिक्षा गारंटी योजना के तहत स्थानीय स्तर पर पंचायत विभाग के प्रस्ताव के द्वारा शिक्षाकर्मी का नियुक्ति किया गया, जिनका वेतनमान हर महीना 500 रुपये के हिसाब से प्रदान किया जाता था। साथ ही उसके बाद में शिक्षाकर्मी भर्ती 1996 में चला गया, जहां शिक्षा विभाग के स्थान पर स्थानीय निकाय के द्वारा शिक्षाकर्मी पद की नियुक्ति 1996 में किया गया। इस समय भर्ती के लिए कुछ नियम बने, जिसके लिए प्रति माह वेतन का भी निर्धारण किया गया। इससे पहले 1995 में हर महीना 500 रुपया वेतनमान दिया जाता था, लेकिन 1996 में जब यह भर्ती हुआ उसके बाद में प्रति माह वेतन निश्चित किया गया, जिसके बाद में शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 1200, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 1000 और शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 800 रुपये के अनुसार प्रति माह वेतन देने का आदेश जारी किया गया। साथियों, उसके बाद फिर से शिक्षाकर्मी भर्ती का नियम 1997 लाया गया, जिसके अनुसार जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती पदोन्नति नियम 1997 को राजपत्र में प्रकाशन किया गया, जिसके बाद में वेतनमान का निर्धारण फिर से किया गया, जिसके अनुसार यह जो आदेश था यह 1/1/1997 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार जो संबंधित शिक्षाकर्मी थे उनका वेतनमान शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के लिए 1200 से 40 और 2000, इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के लिए 1000 से 30 रुपये और यहाँ पर 1800, इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के लिए 800 रुपये से 20 रुपया और यहाँ पर 1000 रुपये के दर से वेतनमान का निर्धारण किया गया। और 1997 में ही एक महंगाई भत्ता का भी प्रावधान उपलब्ध कराया गया, जिसमें शिक्षकों को, शिक्षाकर्मियों को जो मूल वेतन था उसमें 182% के अनुसार वेतन का निर्धारण गणना किया गया। साथ ही उसके बाद में शिक्षाकर्मी के स्थान पर संविदा शिक्षकों का भर्ती करने के लिए 2002 में फिर से एक नया प्रावधान लाया गया, जिसके अनुसार सन 2002 में शिक्षाकर्मी के स्थान पर संविदा शिक्षकों की केवल एक सत्र भर के लिए मानदेय के अनुसार नियुक्ति किया गया, जिसके अनुसार नियुक्त संविदा शिक्षकों को 10 महीना में सिर्फ एक बार वेतन दिया जाता था, जिसमें संविदा शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 3000 रुपया प्रति माह, संविदा शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 2500 रुपया प्रति माह और इसी प्रकार से संविदा शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 2000 रुपये प्रति माह के अनुसार मानदेय दिया जाता था। और यहाँ पर भी संविदा शिक्षाकर्मियों के मामले में उनका जो महंगाई भत्ता था उस समय भी मूल वेतन पर 182% के अनुसार गणना करने के बाद में वेतन को जोड़कर दिया जाता था। साथियों, 2002 में संविदा शिक्षाकर्मी का भर्ती होने के बाद में पुनः शिक्षाकर्मी के स्थान पर संविदा शिक्षकों का भर्ती 2003 में किया गया। 2003 में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति केवल एक सत्र के लिए किया गया और इसमें भी जो मानदेय था वो निश्चित था और यह मानदेय, यह वेतन उस समय शिक्षाकर्मियों को 10 महीना में सिर्फ एक बार मिलता था, जिसमें मानदेय 2003 में संविदा शिक्षाकर्मी के लिए वर्ग 1 के लिए 3500 रुपये
संविदा शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के लिए 3,000 रुपये और उसी प्रकार से संविदा शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के लिए 2,500 के दर से वेतन दिया जाता था, जो कि 10 महीना में सिर्फ एक बार मिलता था। इसी प्रकार से जो महंगाई भत्ता था वो भी 182% के अनुसार गणना करने के बाद संबंधित संविदा शिक्षाकर्मियों को दिया जा रहा था। साथ ही उसके बाद में शिक्षाकर्मी भर्ती 2004 लाया गया, जहां शिक्षाकर्मी वर्ग 1 का वेतन 3,900 से 75 5,400 रुपये, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 का वेतन 3,250 से 60 रुपये से लेकर 4,450 रुपये। इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के लिए 2,700 रुपये से 50 रुपये और यहाँ पर 3,700 के दर से गणना किया गया। साथियों, संविदा शिक्षकों का भर्ती होने के बाद में शिक्षाकर्मी भर्ती 2005 लाया गया, जिसके बाद में शिक्षकों का बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती होने लगा। यहाँ पर शिक्षाकर्मी भर्ती नियम 2005 जारी किया गया। उसके बाद में संविदा शिक्षकों के स्थान पर शिक्षाकर्मी का भर्ती प्रारंभ हुआ। पहले शिक्षाकर्मी के पद पर किसी भी पद में पदोन्नति नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर 2005 के बाद में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का प्रमोशन वर्ग 2 में हुआ, वर्ग 2 का प्रमोशन वर्ग 1 में हुआ, लेकिन शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के लिए किसी प्रकार से पदोन्नति का प्रावधान नहीं बना। शिक्षाकर्मी भर्ती 2005 के समय में शिक्षाकर्मी वर्ग 1 का वेतन 3,900 रुपये से 75 रुपये 5,400 रुपये। इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के लिए जो वेतनमान था वो 3,250 रुपये से 60 रुपये 4,450 रुपये और इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के लिए 2,700 रुपये से 50 रुपये और 3,700 के दर से वेतनमान का गणना किया गया। 2005 का भर्ती के बाद में शिक्षाकर्मी भर्ती 2007 लाया गया, जिसके लिए शिक्षाकर्मी भर्ती नियम 2007 दिनांक 29/11/2007 को लाया गया, जिसके अनुसार शिक्षाकर्मी वर्ग का वेतन 5,300 से 150 8,300। इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 2 का वेतनमान 4,500 से 125 7,000। इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का वेतन 3,800 से 100 5,800 निर्धारित किया गया। साथियों, 2007 के बाद में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षाकर्मी का भर्ती 2008 से चलाया गया, जिसके बाद में पहली बार व्यापम द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षाकर्मी वर्ग 1 का वेतन 5,300 से 150 8,300, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 का वेतन 4,500 से 125 7,000। इसी प्रकार से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का वेतन 3,800 से 100 5,800 निर्धारित किया गया, जिसके आधार पर उस समय जो शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्त होते थे उनको इस दर पर वेतनमान दिया जाता था। साथ ही उसके बाद में क्रमोन्नति वेतनमान देने के लिए पंचायत विभाग के द्वारा फिर से महंगाई भत्ता, क्रमोन्नति वेतनमान, अनुग्रह राशि, अंशदायी पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति इत्यादि बहुत सारे लाभ शिक्षाकर्मियों को दिया जाना शुरू हो गया। लेकिन क्रमोन्नति वेतनमान का जो आदेश था उस आदेश को तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बंद कर दिया गया। क्रमोन्नति वेतनमान में शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 6,800 से 200 10,800 रुपये, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 5,300 से 150 8,300, शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 4,500 से 125 7,000 रुपये का निर्धारण किया गया। उसके बाद में शिक्षाकर्मी शब्द की जगह पर पंचायत विभाग की तरफ से नाम को परिवर्तित करने का भी आदेश जारी किया गया, जिसमें शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के स्थान पर व्याख्याता पंचायत नगरीय निकाय, वर्ग 2 के स्थान पर शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय, इसी प्रकार से वर्ग 3 के स्थान पर सहायक शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय लागू किया गया। और साथ में एनपीएस को भी न्यू पेंशन स्कीम को 2012 से लागू कर दिया गया, जिसमें अप्रैल 2012 से मूल वेतन में से 10% का कटौती किया गया। इसी प्रकार से 27 दिसंबर 2012 को एनएसडीएल में सभी शिक्षाकर्मियों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 16 अप्रैल 2016 अर्थात 2015-16 से कटौती भी प्रारंभ हो गया और एनपीएस से राज्यांश 14% 3/2/2022 को प्रारंभ हो गया। साथ ही उसके बाद में
शिक्षक पंचायत के लिए समयमान वेतनमान का आदेश 1/5/2012 को जारी किया गया, जिसके अनुसार व्याख्याता पंचायत का समयमान 7,000 से 230,000 रुपये, अध्यापन भत्ता 4,500 रुपये। इसी प्रकार से शिक्षक पंचायत 6,000 रुपये से 175, 25,000 रुपये, अध्यापन भत्ता 3,500 रुपये। और इसी प्रकार सहायक शिक्षक पंचायत के लिए 5,000 से 150, 20,000 रुपये और अध्यापन भत्ता 2,500 के अनुसार निर्धारण किया गया। तो यह जो समयमान का लाभ था, यह 2012 की स्थिति में शिक्षकों को, शिक्षाकर्मियों को मिलना शुरू हो गया। साथ ही उसके बाद पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण 2013 में किया गया, जिसके लिए आदेश 17/5/2013 को जारी किया गया, जिसके अनुसार 1/5/2013 को शिक्षाकर्मियों के लिए 8 वर्ष पूर्ण करने पर नियमित शिक्षकों के समान समतुल्य वेतनमान, जिसे पुनरीक्षित वेतनमान कहा जाता है, उसका निर्धारण किया गया। तो ऐसे शिक्षाकर्मी शिक्षक जो 8 साल से अधिक का सेवा पूर्ण किए थे, उनको 2 वर्ष का एक वेजेट देने का नियम बना, और जो 8 साल से कम सेवा दिए थे, ऐसे शिक्षकों के लिए 10% अतिरिक्त अंतरिम राहत देने का प्रावधान किया गया। पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण शिक्षाकर्मी भर्ती नियम 2007 जो 6वां वेतनमान के अनुरूप हो रहा था, उसका जो मूल वेतन था उसमें 1.86 का गुणा करने पर जो उत्तर मिल रहा था उसके बराबर किया गया। तो यहाँ पर वर्ग 3 के मामले में जो वेतनमान था 3,800 से 5,800, मूल निर्धारण 4,000 पर किया गया, जिसमें 4,000 को 1.86 से गुणा किए तो यहाँ पर 7,440 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से वर्ग 2 का वेतनमान का निर्धारण 4,500 रुपये पर किया गया। 5,000 को 1.86 से गुणा करने पर 9,300 बन जा रहा था। इसी प्रकार से वर्ग 1 का निर्धारण 5,300 से 150, 8,300 के आधार पर 5,500 पर निर्धारण किया गया, जो कि 10,230 रुपये के अनुसार हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से पुनरीक्षित वेतनमान में व्याख्याता पंचायत का वेतनमान 9,300 से 34,800 और ग्रेड 4,300 और न्यूनतम वेतनमान 10,230 रुपया हो गया। इसी प्रकार से शिक्षक पंचायत के लिए 9,300 से 34,800 और जो ग्रेड पे था वो 4,200 और न्यूनतम वेतनमान 9,300 हो गया। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक पंचायत के लिए 5,200 से 20,200 और जो ग्रेड था वो 2,400 और जो मूल वेतन था वो 7,440 निर्धारण किया गया। साथ ही उसके बाद सन 2016 से 2018 के बीच में जो भी शिक्षक इस दायरे में आ गए, उनके लिए अलग अलग पुनरीक्षित वेतनमान देने के लिए आदेश जारी किया गया। उसके पश्चात संविलियन वेतनमान का निर्धारण 2018 में करने के लिए संविलियन आदेश 1/7/2018 को जारी किया गया, जिसके अनुसार 1/7/2018 को शिक्षाकर्मियों के लिए 8 वर्ष पूर्ण करने पर नियमित शिक्षकों के समान संविलियन वेतनमान का निर्धारण किया गया। उसके बाद में संविलियन वेतनमान का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के जो LPC है उसके आधार पर किया गया। हर 6 महीने में संविलियन का नियम बना और 8 वर्ष होते ही जिससे शिक्षकों का संविलियन होता गया। उसके बाद में शिक्षाकर्मी को शिक्षा विभाग में नया कैडर बनाया गया, जिसको व्याख्याता LB, शिक्षक LB और सहायक शिक्षक LB का वर्ग पर बांटा गया। संविलियन वेतनमान में वेतन का निर्धारण छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का 7वां वेतनमान के अनुसार किया गया, जिसमें मूल वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान के 1.86 का गुणांक पर हुआ, जिसके बाद शिक्षाकर्मियों का वेतनमान कुछ इस प्रकार से हो गया। सहायक शिक्षक का मूल वेतन 9,840 में गुणा करने के बाद में 25,288 हो गया। 25,288 का निकटतम जो पूर्ण संख्या है 7वां वेतनमान का मूल रूप, ये 25,300 हो गया। उसके बाद में इनका लेवल 6 में 2,400 और पे बैंड जो बना वो 25,300 से 80,500 रुपया हो गया। इसी प्रकार से शिक्षक LB के मामले में 9,300 में 4,200 को जोड़ने के बाद में 13,500 हो गया, जिसका
62 के साथ गुणा किए तो 35,350 हो गया, जिसका निकटतम जो पूर्ण संख्या था 35,400, इसको मूल वेतन के रूप में शिक्षक एलबी के लिए रखा गया, जो कि लेवल 8 पर आया और पे बैंड 35,400 से 1,12,400 हो गया। इसी प्रकार से व्याख्याता एलबी के लिए 10,230 में 4,300 को जोड़ दिए तो 14,530 ये पुनरीक्षित वेतनमान हो गया, जिसमें 2.62 का गुणा किए तो 38,069 रुपया हो गया, जिसका निकटतम जो पूर्ण संख्या है वो 38,100 हो गया। इस प्रकार से व्याख्याता एलबी का 7वां वेतनमान का मूल वेतन 38,100 हुआ, जो कि लेवल 9 के आधार पर 38,100 से 1,20,400 रुपया हो गया। साथ ही इस प्रकार से संविलियन वेतनमान में सहायक शिक्षक का पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार जो न्यूनतम मूल वेतन था वो 25,300 हो गया। इसी प्रकार से शिक्षक एलबी का जो न्यूनतम मूल वेतन था 35,400 हुआ और व्याख्याता एलबी का न्यूनतम मूल वेतन 38,100 हो गया। महंगाई भत्ता मई 2018 से जो महंगाई भत्ता है वह 9%, इसी प्रकार से मार्च 2019 से 12%, सितंबर 2021 से 17%, मई 2022 से 22%, अगस्त 2022 से 28%, अक्टूबर 2022 से 33%, जुलाई 2023 से 38%, जुलाई 2023 से 42%, जुलाई 2024 से 46%, अक्टूबर 2024 से 50% और मार्च 2025 से 53% के दर से वर्तमान में शिक्षकों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसके आधार पर मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता का गणना किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो गृह भाड़ा भत्ता है अगस्त 2011 से 6वां वेतनमान के आधार पर 7%, अगस्त 2023 से 7वां वेतनमान के अनुसार 6% और अक्टूबर 2024 से अब तक 7वां वेतनमान के अनुसार 7वां वेतनमान का 7% दिया जा रहा है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग के शिक्षकों का 1994 से लेकर के 2025 तक का वेतनमान है और महंगाई भत्ता है और साथ में गृह भाड़ा भत्ता भी है। तो इसके आधार पर सभी शिक्षक अपना वेतनमान का गणना मूल वेतन के आधार पर कर सकते हैं और आने वाले दिनों में जब क्रमोन्नति वेतनमान के लिए आदेश जारी होगा तो अपना वेतन का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी, शिक्षक पंचायत, शिक्षक एलबी इत्यादि बहुत सारे पद हुए हैं और पद का नाम बदलने के साथ साथ वेतनमान में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जब क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश जारी हो जाएगा तो यहाँ पर जो वेतनमान बताया गया है उसी के अनुसार आपका प्रथम नियुक्ति और 10 साल का सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद में उस समय में आपका जो मूल वेतन है उसके अनुसार आपका क्रमोन्नति का फिक्सेशन किया जाएगा। तो अगले वीडियो में आपका मूल वेतन के आधार पर आपका वेतन का फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाएगा उसको एक्सेल शीट के साथ में लाइव डेटाबेस के साथ में आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। तो आज का वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।